तेजस का तेज ऐसा है जिसे देखकर दुश्मनों का दिल दहल जाता है। तेजस की खूबियां ऐसी हैं जिसे जानकर हर भारतीय गर्व कर सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेजस से उड़ान भरी। ये उड़ान भारत के आत्मनिर्भर अभियान की शक्तिशाली मिसाल है। ये उड़ान भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का शानदार प्रदर्शन है। और क्या खास है फाइटर जेट तेजस में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तेजस की तूफानी उड़ान। दुश्मनों को सीधा पैगाम। हम किसी से कम नहीं। जब जब चीन और पाकिस्तान तेजस की इस तूफानी उड़ान को देख रहा है, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस में उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब जब पीएम मोदी के कदम मेड इन इंडिया फाइटर जेट तेजस की ओर बढ़ रहे हैं, देश के दुश्मनों को मानो सीधा पैगाम दे रहे हैं, हम किसी से कम नहीं। देश के दुश्मन को भारत की सैन्य क्षमता का परिचय करा था ये तूफानी तेजस बता रहा है कि हमारे देश की सुरक्षा कितनी मजबूत है। आत्मनिर्भर भारत की सैनिक क्षमता को दिखाते इस अभियान पर खुद प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में शनिवार 25 नवंबर को तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। पीएम मोदी ने तेजस की शानदार उड़ान भरने के बाद अपने भाव भी व्यक्त किए। उन्होंने कहा, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि तेजस में उड़ान भरने से पहले पीएम मोदी बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल भी पहुंचे थे। तेजस को एचएएल ने डेवलप किया है। विमान का पहला संस्करण 2016 में आईएएफ में शामिल किया गया था। वर्तमान में आईएएफ के 2 स्क्वाड्रन, 45 स्क्वाड्रन और 18 स्क्वाड्रन हैं। एलसी तेजस पूरी तरह से भारत की सुरक्षा में लगे हैं। 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-18 तेजस जेट्स की डिलीवरी के लिए 36,468 करोड़ का ऑर्डर एचएएल को दिया गया है। इनकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक होगी। तेजस के अपडेटेड और ज्यादा घातक वर्जन LCA MK-2 के डेवलपमेंट के लिए 9,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। आपको बता दें कि अब LCA के इंजन देश में ही बनेंगे। भारत में रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। तेजस भारत में निर्मित और विकसित यानी पहला स्वदेशी फाइटर जेट है और अब भारत इसे दुनिया के हथियारों के बाजार में एक बड़ा ब्रांड बनाने की तैयारी में है। 40 तेजस फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। 83 का ऑर्डर दिया जा चुका है और सूत्रों के मुताबिक इसी महीने 97 तेजस मार्क 1 अल्फा का ऑर्डर और दिया जाने वाला है। पूरी दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो तेजस को बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं, क्योंकि तेजस हल्का है, टिकाऊ है और बहुत किफायती है। भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे मजबूत हो रही है, भारत रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी सामानों के आयात को कम कर रहा है और उसके लिए मेक इन इंडिया अभियान के तहत अपने देश में बनाने पर फोकस किया जा रहा है। फाइटर जेट तेजस हर परिस्थिति में अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकता है। भारतीय टेक्नोलॉजी का तेजस दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहा है। आपको जानकर गर्व होगा कि दुनिया के कई बड़े देश तेजस में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में दिलचस्पी दिखाई है। स्पीड का सौदागर तेजस फाइटर प्लेन एल्यूमिनियम, लिथियम अलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट्स और टाइटेनियम अलॉय स्टील से बनाया गया है। इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी हल्का है। अब आपको इसकी 3 खूबियां बताते हैं। खूबी नंबर 1, इसका वजन केवल 6,560 किलोग्राम ही है। तेजस हल्के वजन में बेहद कारगर लड़ाकू विमान है क्योंकि वो 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भरता है। खूबी नंबर 2, इसकी खूबी ये भी है कि इस विमान में इजराइल के ELM-2052 रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को
ट्रैक कर सकता है, उस पर निशाना साध सकता है। खूबी नंबर 3, इसकी तीसरी खूबी ये है कि ये बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है। साथ ही इसकी ताकत अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों से कम नहीं है। सैन्य ताकत की इस सूची में 2023 में भारत चौथे पायदान पर है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना भी है। भारत के पास हजारों की संख्या में टैंक तो हैं ही, सैकड़ों की संख्या में लड़ाकू विमान भी है। भारत तोपखाने और मिसाइलों के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पीएम की तेजस पर यह उड़ान बदलते और निखरते हिंदुस्तान की उड़ान है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री से निकलने वाले आतंकवादियों के हर मंसूबे पर पानी फेरने के लिए देश के जांबाज जान की बाजी लगाकर भी उन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाते हैं। अब 26/11 की बरसी से पहले समुद्री सीमाओं पर चौकसी भी बढ़ाई गई है। कोस्ट गार्ड 24 घंटे पेट्रोलिंग पर है और समंदर में होने वाली हर हलचल पर नजर बनी हुई है। सुरक्षा बलों का मकसद एक ही है और वो है कसाब जैसा दुस्साहस कोई आतंकी ना कर पाए। समुद्र पर अचूक सुरक्षा। अब कोई कसाब सिर नहीं उठाएगा। छब्बीस 11 का बदला बाकी है। मुंबई हमलों को करीब 15 साल बीत गए। कोस्टल रीजन में हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब कोई कसाब और उसके साथी ऐसा दुस्साहस दोबारा नहीं कर सकते। आपको बताते हैं इसकी वजह भी। In the channel, one vessel is inbound, you are not in the channel. We are in the channel, right now in the channel. समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोस्ट गार्ड के जवान इसी अंदाज में 24 घंटे मुस्तैदी से डटे रहते हैं। मौसम कैसा भी हो, समुद्र में तैनात भारत माता के जवान अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। समुद्र की लहरों के बीच हवा में लहराता तिरंगा भारत की आन बान और शान की बान भी दिखाता है। कच्छ की खाड़ी में कोस्ट गार्ड की मौजूदगी देश के दुश्मनों के बीच दहशत बढ़ाने के लिए काफी है। एडवांस टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस जवान चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखते हैं। इनकी कोशिश यही होती है कि समुद्री सीमा पूरी तरह सुरक्षित रहे। I can tell you with conviction that the Indian Coast Guard is having nearly 55 to 60 ships patrolling pan India, and we are having about 10 to 12 aircrafts and helicopters which fly every day. So our response to any incidents is not more than 1 or 2 hours. 2008 में पाकिस्तानी आतंकी समुद्र के रास्ते ही मुंबई में दाखिल हुए थे। उसके बाद से समुद्री सीमा की हिफाजत को लेकर काफी सतर्कता बढ़ गई। आतंक का आका पाकिस्तान पहले जैसी हिमाकत करने की हिम्मत अब नहीं जुटा पाता। इसकी सबसे बड़ी वजह कोस्ट गार्ड की सजगता है। समुद्र में बेहतरीन तालमेल के साथ जवान देश की सुरक्षा के लिए चौकस रहते हैं। On top of that, we maintain good synergy with the Marine Police also. All the stakeholders who are involved in the coastal security construct, a very good synergy is being maintained with them. We have got good synergy with the agencies, with the state agencies, and as you know, we caught one boat day before yesterday. And this is not the first time we caught a boat. There are a lot of drugs, etc., which we have caught close to our borders, and our ships are actually actively involved in ensuring that our waters are free from any terrorist activity. कच्छ की खाड़ी में हमारे जवान सीना तान कर खड़े हैं।
अलग अलग बोट पर सवार होकर जवानों की टीम पेट्रोलिंग के लिए निकलती है। ये सिलसिला 24 घंटे चलता है। सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। Gulf of Kutch, Indian Coast Guard, as in Gulf of Kutch, we man Gulf of Kutch 24/7 due to sensitivity of the Gulf of Kutch, due to its proximity to the Pakistan coast, which is nearby to us. Gulf of Kutch is critical since around 70 to 80% of India's oil export is being carried out from the Gulf of Kutch. We have 13 in number SPMs over here, and we guard it 24/7. If there is any suspicious contact near the SPMs in the Gulf of Kutch, we go and approach the boat, board the boat with the standard boarding procedure which we follow, and we apprehend whatever is suspicious. And the Gulf of Kutch is manned 24/7. There are ships. समुद्र में कोस्ट गार्ड की तरह ही नेवी भी पूरी तरह एक्टिव है। ये वीडियो भारत और रूसी नेवी के साझा अभ्यास का है। बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के नौसैनिकों ने जमकर युद्धाभ्यास भी किया है। इस दौरान भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर रूसी नौसेना के जहाज पर उतरे। युद्ध की स्थिति में दुश्मनों को कैसे जवाब देना है और कैसे सबक सिखाना है, इसका अभ्यास किया गया। जल, थल और नभ हर जगह भारतीय जवान मुस्तैद हैं। समुद्री सीमा हो या जमीनी सुरक्षा, हर जगह इंडियन फोर्स की तैनाती दुश्मनों के दिलों में दहशत बढ़ाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 14 दिन से टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने में बार बार रुकावटें आ रही हैं। मजदूरों को बाहर निकालने में इस्तेमाल हो रही ऑगर मशीन में खराबी के बाद ड्रिलिंग पर फिलहाल ब्रेक लग गया है, लेकिन रेस्क्यू में जुटी एजेंसियां और एनडीआरएफ की टीम का प्लान भी तैयार है और अब नए विकल्प पर काम तेजी से भी शुरू हो गया है। मजदूरों को निकालने का क्या है प्लान बी, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तरकाशी के सिलकियारा में 2 हफ्ते से 41 मजदूरों की सांस अटकी हुई है। हर सुबह मजदूरों के बाहर निकलने की उम्मीद जगती है, लेकिन बीते 3 दिनों में 3 बड़ी रुकावटों ने रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार में लगातार रोड़ा अटकाया। पहले यानी गुरुवार को ऑगर मशीन की ड्रिलिंग के बीच रॉड फंस गया था। फिर शुक्रवार को मशीन के प्लेटफॉर्म का संतुलन बिगड़ गया और आज पहाड़ काट कर ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन की ब्लेड टूट गई। यानी अब ऑगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। अब टनल में ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग संभव नहीं है, क्योंकि पहाड़ में मजदूरों तक पहुंचने के लिए रास्ता बना रही इस मशीन की ब्लेड को टनल में लगे लोहे के छड़ों ने तोड़ दिया है। ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के रास्ते में कुछ अवरोध आया था और ऑगर मशीन का जो हिस्सा टूटा, जिसको काट कर अलग किया जा रहा है, ब्लेड का ये वो हिस्सा है जो फंस गया था और अब इसको काटने का काम जो है वो किया जा रहा है। इस समय आप देखेंगे कि जो हिस्से को काट कर बाहर ले जाया जा रहा है जेसीबी के जरिए। लोहे का एक सरिया जो बताया जा रहा है अवरोध की तरह रास्ते में आ गया था और उसके बाद कवायद ये शुरू हुई कि ऑगर का जो ब्लेड है, चूंकि वो उसमें फंस गया था, तो उसको काट कर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें काफ़ी समय लगता है। तो ये उसी ब्लेड के हिस्से आपको ऑगर मशीन के दिखाई दे रहे हैं जो मलबे के अंदर ड्रिल करता है और ड्रिलिंग के दौरान ही ये हिस्सा जो है वो फंस गया था। लेकिन कहते हैं ना, अगर हौसला बुलंद हो तो रुकावटें उम्मीद नहीं तोड़ सकती, और ये हौसला देवभूमि के इन देवदूतों में है। एनडीआरएफ के जवान किसी भी बाधा को देखकर हार मानने वाले नहीं। वो मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्हीं देवदूतों में से एक हैं बलविंदर सिंह। जब टनल में ऑगर मशीन के आगे सरिया आने से रुकावट आई तो इन्होंने 800 मिलीमीटर संकरे पाइप में जाकर लोहे की रॉड काटी। तो ये सरिया और ये सब फंसा हुआ था, तो उसको हटा के उसके बाद कटिंग किया। कटिंग करके उसको सबको हटा के फिर हम लोग वो आ गए वापस। उसके बाद फिर काम चालू किया। बहुत मुश्किल रहा। मुश्किल तो है, लेकिन काम है तो उन लोग को निकालना ज़रूरी है ना। तो ऐसे थोड़ा कष्ट करके उन लोग के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि निकल जाए। बलविंदर सिंह ने बताया कि सुरंग में घुसकर सरिया काटना आसान नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि सबकी मेहनत जल्द रंग लाएगी।
आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। जब लगे हुए हैं तो आएंगे ही आएंगे। आज नहीं तो कल वो आएंगे ही वापस। उत्तरकाशी में मंजिल सिर्फ 10 मीटर दूर है। 10 मीटर दूर 41 मजदूर इंतजार कर रहे हैं। उन्हें निकालने के लिए प्लान बी यानी ऑगर मशीन में आई खराबी के बाद नए विकल्प पर भी काम शुरू हो गया है। ऑगर मशीन के रुकने के बाद अब मैनुअल ड्रिलिंग यानी टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। गुजरात से लाई गई इस मशीन को टनल के ऊपर पहुंचाया जा रहा है ताकि वर्टिकल ड्रिलिंग की जा सके। बहुत नजदीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से तो अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है। जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। मजदूरों को सुरक्षित टनल से बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पूरे अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू के लिए सिर्फ एक ही विकल्प पर नहीं बल्कि कई विकल्पों पर काम चल रहा है। प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है, वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो। 41 मजदूरों के बाहर निकलने का जहां एक और उनके परिवारजन इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं ऑपरेशन में आ रही चुनौतियों को लेकर इलाके के लोग भगवान से मजदूरों की सुरक्षित वापसी की कामना भी कर रहे हैं। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बस कुछ ही मीटर का फासला है और बाहर हौसला भी बरकरार है, लेकिन रास्ते में आ रही कई तरह की चुनौतियां मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। सुरंग में 14 दिनों से 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि देर सवेर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में उत्तराखंड सरकार और केंद्रीय एजेंसियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इंतजार की घड़ियां बेशक लंबी हो रही हैं, लेकिन ऑपरेशन जिंदगी में जुटे देवदूत दिन रात पसीना बहाकर अभियान को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। इन देवदूतों ने कड़ी मेहनत और सूझबूझ से कामयाबी को खुद के बेहद करीब कर लिया है। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में छिपे भारत के दुश्मन खौफ के साए में जी रहे हैं। आईएसआई और पाकिस्तान की फौज भी दहशत में है। डर इतना ज्यादा है कि आतंकियों की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। साथ ही कई आतंकियों को तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां तक दे दी गई हैं। आखिर पाकिस्तान में ऐसी नौबत क्यों आई? पाकिस्तान में आतंकियों की सुरक्षा के लिए क्या प्लान बनाया गया है? देखिए इस खास रिपोर्ट। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान आतंकियों की हत्या से बेचैन है। पाकिस्तान में छिपे भारत के दुश्मन ढेर हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी हुकूमत और एजेंसियां सहमी हुई हैं। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान में अब आतंकवादी तक सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान की फौज और आईएसआई लगातार आतंकवादियों की हत्याओं से खौफ में है। तो पहले जो आतंकवादी खुलेआम घूमते थे, बड़ी बड़ी रैलियां करते थे जिसमें आतंकवाद को भड़काया जाता था, उन्हें अंडरग्राउंड होने के लिए कहा गया है। और जो आतंकवादी पहले से ही पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की सुरक्षा में रहते थे, उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है और उनको सुरक्षित रखने के लिए नए प्लान तैयार किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद, डी कंपनी, लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-जब्बर और लश्कर-आई-जांगवी समेत कई आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों की सुरक्षा पहले से भी ज्यादा टाइट कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों के बाहर स्थानीय पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। पिछले 2 साल के अंदर एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज वहां पे हो रही है कि इनके जो 12 मोस्ट वांटेड मिलिटेंट थे इंडिया के, उनको किलिंग की गई है और उनका असैसिनेशन किया गया है। आतंकियों की हत्या से पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि हत्या कौन कर रहा है, इसलिए आतंकियों की सुरक्षा के लिए नई रणनीति के साथ काम किया गया है। इसी महीने की 7 तारीख को मुजफ्फराबाद में ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद को अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा। 2 दिन बाद 9 नवंबर को भारत का एक और दुश्मन अकरम गाजी बाजापुर में ढेर हो गया। 12 नवंबर को
कराची में मौलाना रहीमुल्लाह तारिक भी मारा गया। मौलाना तारिक जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का करीबी था, जबकि 13 नवंबर को सियालकोट में एक साथ 2 आतंकियों को हमलावरों ने उड़ा दिया। इससे पहले अक्टूबर में आतंकी शाहिद लतीफ की भी हत्या कर दी गई थी। आतंकी लतीफ 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं, सबकी हत्याएं एक ही पैटर्न पर की गई हैं, यानी उन सबको अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियां मार दी और इन हत्याकांडों में शामिल एक भी शख्स को पाकिस्तान की पुलिस या ISI गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये सभी आतंकवादी भारत में वांटेड थे और भारत के खिलाफ आतंक की फसल तैयार करते थे। इसलिए अब बचे हुए आतंकवादी बहुत दहशत में हैं और पाकिस्तान की सेना और ISI उनको सुरक्षा देने में लगी हुई है। पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी छिपे हैं जो पूरी तरह पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख हाफिज सईद शामिल है। इसके अलावा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी, जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, आतंकी दाऊद इब्राहिम, अब्दुल रहमान मक्की और जफर इकबाल भी पाकिस्तानी सेना के स्पेशल गेस्ट हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाला है, इसीलिए उसकी सुरक्षा में भी इजाफा किया गया है। ये सब आंकड़े देखकर ही पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं और वो आम लोगों की सुरक्षा से ज्यादा आतंकियों की सुरक्षा पर फोकस कर रहा है। इससे साफ है कि आतंकियों की तरह ही पाकिस्तान की सेना और ISI कितने खौफ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान भले ही आतंकियों की सुरक्षा बढ़ा रहा है, लेकिन एक सच यह भी है कि पाकिस्तान में अब आतंकियों की कमी होने लगी है। इसीलिए पाकिस्तानी फौज ने आतंक को लेकर अब नया प्लान तैयार किया है, मगर उसकी भी हवा निकलने लगी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की चाल को बेनकाब किया है और अल्टीमेटम भी दे दिया है। आखिर क्या है पाकिस्तान की नई साजिश और कैसे पाकिस्तान बेनकाब हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं। घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम हुई है। पाकिस्तानी सेना को अब कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए कोई आतंकी नहीं मिल रहा, इसीलिए अब पाकिस्तान अपने रिटायर फौजियों को ही आतंकी बनाकर भेज रहा है। राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों का सफाया किया तो पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर बेनकाब हो गया। कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहां तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका खात्मा खत्म करना। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की हर आतंकी चाल फेल हो रही है। भारतीय सेना की मुस्तैदी से ISI और पाकिस्तानी फौज बौखलाहट में है। इसी बौखलाहट में अब पाकिस्तान अपने पूर्व सैनिकों को ही आतंकवादी बनाने पर तुला है, मगर पाकिस्तान की ये हिमाकत उस पर ही भारी पड़ने वाली है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर आतंक फैलाने के लिए अब अपने पूर्व सैनिकों को भेज रहा है और ये पुष्टि हो गई है जो अभी हाल ही में कुछ जो आतंकी मारे गए हैं। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर भी अब लोग जो है ये आतंक का खेल जो है उससे पूरे के पूरे खत्म हो, मतलब उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है और वो नहीं चाहते कि वो जाएं हिंदुस्तान के अंदर आतंक फैलाने के लिए। राजौरी में सुरक्षा बलों ने जिस मुस्तैदी से आतंकियों का सफाया किया, उससे भी पाकिस्तान में बेचैनी है। सेना के मुताबिक भारत में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है, लेकिन उसके नापाक इरादे किसी भी कीमत पर पूरे नहीं होने दिए जाएंगे और हर आतंकी को ढेर किया जाएगा। मैं मान के चलता हूं कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहाँ पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से हमने पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने और इंटेलिजेंसीज ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे।
आतंकवाद और पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आतंकवाद की वजह से ही पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग हो चुका है। इसके बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अब इसके जाल में खुद पाकिस्तान ही फंस गया है। पाकिस्तान में आतंकी हमलों के खौफ की वजह से तेल और गैस की खोज करने वाली 10 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनियों ने अपना कारोबार समेट लिया है। पाकिस्तान में अब तेल और गैस खोजने वाली 3 ही अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बची हैं। इसके चलते पाकिस्तान में तेल उत्पादन में 50% की गिरावट आ गई है। विदेशी कंपनियों के छोड़कर जाने के बाद पाकिस्तान को विदेश से ज्यादा तेल और गैस का आयात करना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक संकट और नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए और बुरे दिन आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।